हेलो फ्रेंड्स, एनएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th के चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड? इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में हमने ये जाना था कि चोलास ने अपनी ताकत कैसे बढ़ाई और उन्होंने अपने टाइम में एग्रीकल्चर में क्या-क्या डेवलपमेंट्स की। अब हम ये जानेंगे कि चोलास के एम्पायर को कैसे व्यवस्थित किया जाता था। किसानों ने अपनी बस्तियां बना ली थी। पीसेंट्स की इन्हीं सेटलमेंट्स को उर नाम से जाना जाता था। जिन जगहों में वर्षा अच्छी होती थी, वहां के खेतों में तो फसल अच्छी होती ही थी, लेकिन कुछ जगहों में जहां वर्षा ना के बराबर होती थी, वहां कृत्रिम सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कुएं खुदवाए जाते थे, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े-बड़े टैंक्स बनवाए जाते थे और इन्हीं कृत्रिम सिंचाई के साधनों के इस्तेमाल की वजह से ही वहां फसल अच्छी होती थी। फसल अच्छी होने की वजह से किसानों को फायदा होता था, इसलिए सभी किसान समृद्ध बन गए थे। ऐसे गांवों के समूह ने बड़े-बड़े विभाग बनाए, जिन्हें नाडु कहा जाता था। गांव की सभा और नाडु मिलकर कुछ प्रशासनिक कार्य करते थे। उनके इन कामों में न्याय देना और टैक्स इकट्ठा करना भी शामिल था। वेल्लाल जाति के अमीर किसान सेंट्रल चोल गवर्नमेंट की देखरेख में नाडु के सभी कार्यों पर बहुत नियंत्रण रखते थे। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि नाडु वेल्लाल जाति के अमीर किसानों के अनुसार ही कार्य कर सकते थे। चोल के राजाओं ने बड़े-बड़े जमींदारों को कुछ टाइटल्स दिए, जैसे मूवेंदवेलन, अरैयार आदि। मूवेंदवेलन का मतलब होता है ऐसा किसान जो 3 राजाओं की सेवा करे, और अरैयार का मतलब होता है चीफ यानी मुखिया। ये टाइटल्स चोल के राजाओं द्वारा रिस्पेक्ट शो करने के लिए दिए जाते थे, यानी जिन्हें भी इन टाइटल्स से नवाजा जाता था, सभी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। राजा टाइटल्स देने के साथ साथ उन्हें केंद्र में राज्य के महत्वपूर्ण ऑफिसेस भी सौंप दिया करते थे। टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि के प्रकार। चोलास की इंस्क्रिप्शंस में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख है। वेलन वगाई, जो किसान ब्राह्मण नहीं होते थे, उनकी जमीन वेलन वगाई नाम से जानी जाती थी। ब्रह्मदे, वह भूमि जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट के रूप में दी जाती थी, उसे ब्रह्मदे के नाम से जाना जाता था। शाला भोग, जो जमीन स्कूल के रखरखाव के लिए दी जाती थी, उस जमीन को शाला भोग कहते थे। देवदान तिरुनमटकनी, वह जमीन जो मंदिरों को उपहार के रूप में दी जाती थी। पलिच चंदम, वह भूमि जो जैन संस्थाओं को दान में दी जाती थी, उस भूमि को पलिच चंदम कहा जाता था। ब्राह्मण्स को अक्सर चोल राजाओं द्वारा लैंड ग्रांट या ब्रह्मदे मिलती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जैसे साउथ इंडिया के दूसरे हिस्सों में बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण्स की बस्तियां उभर रही थीं, बिल्कुल वैसे ही कावेरी घाटी में भी बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण्स की बस्तियां उभर कर आईं। प्रमुख ब्राह्मण जमींदारों की असेंबली या सभा प्रत्येक ब्रह्मदे की देखरेख करती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता से अपना कार्य करती थीं। इन सभाओं के सभी फैसलों को इंस्क्रिप्शंस में विस्तार से लिखा जाता था। मंदिरों में पत्थरों की दीवारों पर भी अक्सर इनके फैसलों को लिखा जाता था। अब जानते हैं व्यापारियों की संस्थाओं को क्या कहा जाता था। व्यापारियों की संस्थाओं को नगरम के नाम से जाना जाता था। ये व्यापारियों की संस्थाएं कभी-कभी टाउन्स में प्रशासनिक कार्य भी करती थी। तमिलनाडु के चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में उत्तर मैरूर की इंस्क्रिप्शंस से हमें इस बात का विवरण मिलता है कि उस समय सभा का आयोजन किस प्रकार किया जाता था। इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा है, चलिए जानते हैं। जैसे आजकल गवर्नमेंट में हर डिपार्टमेंट संभालने के लिए अलग मिनिस्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वैसे ही उस समय विभिन्न कार्यों की देखरेख के लिए सभा की अलग-अलग समितियां थीं। जैसे इरिगेशन के काम की देखरेख के लिए अलग समिति, गार्डन्स की देखरेख के लिए अलग
और टेम्पल्स इत्यादि की देखरेख के लिए अलग समिति। लेकिन सवाल ये है कि इन समितियों के सदस्यों को कैसे चुना जाता था। आइए जानते हैं। जो लोग भी इन समितियों के सदस्य बनने के योग्य होते थे, उनके नाम पाम लीफ की छोटी छोटी टिकट्स में लिख दिए जाते थे। नाम लिखकर इन टिकट्स को मिट्टी के मटके में डाल दिया जाता था। फिर एक छोटे लड़के से कहा जाता था कि प्रत्येक समिति के लिए एक एक करके टिकट निकालो। इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट यानी शिलालेख और विषय। Who could be a member of a सभा? सभा का सदस्य कौन हो सकता था? उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि सभा का सदस्य कौन हो सकता था। चलिए देखते हैं कि जो भी सभा का सदस्य बनना चाहते थे, उनके पास क्या क्या होना चाहिए था। फर्स्ट, उनके पास अपनी भूमि होनी चाहिए थी, यानी उस भूमि का मालिकाना हक उनके पास होना चाहिए था जिससे लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता हो। सेकंड, उनके पास अपना घर होना चाहिए था। थर्ड, उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए थी। फोर्थ, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। फिफ्थ, उन्हें प्रशासनिक मामलों में अनुभवी और ईमानदार होना चाहिए। सिक्स्थ, यदि कोई व्यक्ति पिछले 3 वर्षों में किसी भी समिति का सदस्य रहा हो, तो वह किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं बन सकता। सेवंथ, जिन्होंने भी अपना और अपने रिश्तेदारों का खाता जमा नहीं किया, वे इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। इंस्क्रिप्शंस हमें राजाओं और शक्तिशाली पुरुषों के बारे में बताती हैं, लेकिन पेरिया पूर्णम, जो 12th सेंचुरी का तमिल वर्क है, उससे हमें सामान्य पुरुषों और महिलाओं के बारे में पता चलता है। पुलैयास नाम उस सामाजिक समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें ब्राह्मण्स और वेल्लाल जाति के लोगों द्वारा आउटकास्ट समझा जाता था। एल्सवेयर, चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी यानी तांग वंश के युग का चीन। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित किया गया था, जो 7वीं से 10वीं शताब्दी तक यानी लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा। तांग राजवंश की कैपिटल शियान दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई लोग आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य को एक एग्जामिनेशन के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था। इस एग्जामिनेशन में कोई भी बैठ सकता था। अधिकारियों को चुनने की ये व्यवस्था 1911 तक ऐसी ही रही। बस इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.